अस्सलाम वालेकुम। न्यूयॉर्क से ताज़ा तरीन आलमी खबरों और तज्ज़ियों के साथ जहांगीर खटक आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज यहाँ बुध की रात और मई की 27 तारीख, जबकि पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह और मई की 28 तारीख है। नाज़रीन, वो तमाम दोस्त अहबाब जो कल मेरा शो नहीं देख पाए थे, क्योंकि कल मेरा शो बहुत लेट आया था। कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर आपके सामने मैं टाइम पर नहीं पेश हो सका, उस पर माज़रत। और वो तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने शो नहीं देखा, उनको एक मरतबा फिर ईद की दिली मुबारकबाद। आज थोड़ा जिक्र करेंगे, अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। किस तरह जा रहे हैं उसका जिक्र होगा। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त शुरू हो चुकी है, इसका क्या मतलब है, या कुछ नतीजा अखज़ करने की कोशिश करेंगे। जबकि भारत ने अपनी दिफाई सनत को फ़रोग़ देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, मेरा ख्याल है बहुत कॉन्सिक्वेंशल है, उस पर भी बात करेंगे। और कनाडा की दिफाई सनत के हवाले से भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। आप चलते हैं पहली खबर की जानिब, और वो अमेरिका और ईरान के दरमियान मामलात हैं जो बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। आज यानी मैं जब ये शो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे तकरीबन कोई 2 घंटे पहले इत्तला आई कि अमेरिका ने एक मरतबा फिर ईरान पर बमबारी की है। जो उनका शहर है बंदर अब्बास, उसके गिरदो नवाह में, वहाँ पर अमेरिका का कहना है कि हमने एक ऐसी फौजी तनसीब को निशाना बनाया है जो कि इस खत्ते में अमरीकी अफवाज के लिए खतरा बन सकते थे। तो ये बमबारी भी कोट अनकोट सेल्फ डिफेंस में की गई है, यानी अमेरिका कहता है कि ये बमबारी हमने अपने दिफा में की है। जबकि ईरान की जानिब से भी अब जवाब आ रहा है। कुछ इत्तलात ये है कि शायद इस खत्ते में कम अज़ कम एक अमरीकी एयरबेस की तरफ हमले की इत्तला है। शायद ये बेस कुवैत में है, लेकिन ये बहुत इनिशियल है, बिल्कुल कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन इत्तलात कुछ इस किस्म की आ रही हैं। तो गोया यहाँ पर महाज जंग एक मरतबा फिर गर्म हो रहा है। साथ ही जो बयानात का सिलसिला है, यानी ईरान की जानिब से तो जनरली मेरे ख्याल में अच्छी खासी खामोशी है। उनका जो ज़्यादा फोकस है वो अमेरिका के साथ सिफारतकारी और इसमें होने वाली जो ऐसी यानी प्रोग्रेस है, जिसका वो बार बार जिक्र करते चले आ रहे हैं कि कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन पेशरफ जरूर हुई है। जबकि अमेरिका की जानिब से कोई ऐसी दुबार सामने आ रही है कि जो मेरा नहीं ख्याल कि बात अमन की तरफ ले जा सकती है। हो सकता है चली जाए, और खुदा करे कि चली जाए, लेकिन अगर सदर ट्रंप के बयानात पे हम यकीन करें तो फिर तो लगता है कि शायद जंग का तबल बजाया जा चुका है। जो तनाज़े की बुनियादी वजह इस वक्त है वो तो दो चीज़ें हैं, एक ईरान का यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम और दूसरा आबना हुर्मुज़। और जितनी बमबारी हो रही है वो आबना हुर्मुज़ के करीबी इलाकों में हो रही है, यानी जो बंदर अब्बास ये पोर्ट सिटी है उनकी, ईरान की, ये आबना हुर्मुज़ ही में वाक़ है, उसके माउथ में वाक़ है। तो वहाँ पर मुसलसल बमबारी का होना बताता क्या है? बताता यह है कि शायद अमेरिका यहाँ पर किसी बड़ी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा, बल्कि शायद तैयारी कर चुका है। जबकि तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, जो कि ईरान की एक न्यूज़ एजेंसी है, उसने कहा है कि आज जो पासदारान इनकलाब की नेवी है, उसने एक अमरीकी टैंकर पर फायरिंग की है जब वो आपने हुर्मुज़ को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और उसको पीछे हटने पर मजबूर किया। अमरीकी बमबारी की इत्तलात सदर ट्रंप के उस बयान के बाद आई, जिसमें कि उनका कहना था कि ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात में कोई डील नहीं हुई। हालांकि कुछ ऐसी खबरें आ रही थी कि शायद डील हो चुकी है। बहुत सारे तो ये कह रहे थे कि जी सब कुछ तैयार है, सिर्फ दस्तखत होने बाकी हैं। लेकिन ट्रंप ने इस खबर को खुद डिनाई किया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है वाशिंगटन में, ट्रंप कैबिनेट की, वहां पर उन्होंने कहा कि जो बातचीत है उसमें भी तात्तुल आ रहा है, वो स्लो डाउन आ रहा है, यानी कि इसमें तात्तुल आ रहा है। और कोई प्रोग्रेस की जो खबरें हैं, जो पेशरफ्त की खबरें हैं, वो तो हैं ठीक, लेकिन कोई इतनी ड्रामाई और बड़ी पेशरफ्त नहीं हो रही जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि वाकई एग्रीमेंट साइन होने को है। और फिर ट्रंप का आज अपनी काबीना के इजलास में यह भी कहना था कि ईरान चाहता है कि वो डील करे, यानी अमेरिका के साथ कोई मुआहदा करे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम मुतमईन नहीं हैं। जब तक इस वक्त तक जो बातचीत हो रही है, इससे हम मुतमईन नहीं हैं। और फिर उन्होंने ये भी वार्निंग दी कि अगर ये मुज़ाकरात फेल हुए तो फिर हम खुद ये वी विल फिनिश द जॉब, यानी हम खुद ही ईरान का जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इनका मिसाइल और एटमी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बिल्कुल तबाह कर देंगे। काबीना के इस इजलास में ट्रंप ने एक और बहुत अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान में यह सोच पाई जाती है कि अगर इस जंग को तूल दिया जाए और ये अमेरिका के दरमियानी मुद्दत के इंतखाबात तक पहुंचा दी जाए, यानी इसको इतना स्ट्रेच कर दिया जाए, तो उससे बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि शायद इससे मुझे फर्क पड़ेगा या हमें नुकसान होगा। तो उन्होंने कहा मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, यानी अगर इस जंग के मुनफी असरात इलेक्शंस पर आते भी है तो कहते हैं मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ईरान ने मिस कैलकुलेट किया है हमें और हमारी जो ऑप्शंस हैं उनको। फिर ट्रंप ने एक और बड़ा यानी हैरानकुन बयान दिया, और वो उन्होंने आज ओमान को, सल्तनत ओमान को डायरेक्ट वार्निंग दी और उनको कहा कि आप
सुधर जाए, बिहेव। वो कहते हैं सुधर जाएं, और अगर आप ना सुधरे तो हम आपके खिलाफ भी फौजी कार्रवाई करेंगे। ये ट्रंप अमेरिका के एक करीब तरीन इत्तेहादी को कह रहे हैं, उस इत्तेहादी को जो कि कई मर्तबा अमेरिका और ईरान के दरमियान बतौर सालिस काम करता रहा है। और लास्ट टाइम भी जब ये जंग शुरू हुई थी तो ओमान ही में मुज़ाकरात हो रहे थे, और उसके बाद फिर खबरें आई कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है। तो ओमान एक बहुत अहम मुल्क है, और उसके हवाले से ट्रंप ने वार्निंग दी है कि आप ईरान के साथ कोई ऐसा मुआहदा ना करें जिसके तहत आप आबने हॉर्मुज़ को ईरान के साथ मिलकर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स हैं, यहाँ पर किसी का कोई काम नहीं। ओमान को स्ट्रिक्ट वार्निंग है। बहुत सारे लोग इस पर भी हैरान हैं कि आखिर इसकी वजह क्या थी, क्यों सदर ट्रंप को यह बयान देने की जरूरत पड़ी, ओमान जैसे मुल्क को जो कि अमेरिका का सालिस भी रहा है। अब जब हम ओमान के हवाले से सदर ट्रंप की जुबान को बदलते देखते हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जुबान अमेरिका के दूसरे सालिस दोस्तों के हवाले से भी बदले, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। क्योंकि आप देखिए कि हालिया दिनों में जहां तक कि सिफारतकारी और सालसी का ताल्लुक है, पाकिस्तान काफी अरसे तक बहुत बुनियादी किरदार अदा करता रहा। लेकिन अचानक हमने देखा कि सालसी का काम कतर की तरफ चला गया। और इस दौरान में सालसी का काम कब कतर में गया? उन खबरों के बाद जब सदर ट्रंप के एक इंतहाई करीबी साथी, यानी सेनेटर लिंडसे ग्राहम, जिनका ताल्लुक साउथ कैरोलिना से है, और वो ट्रंप के आइज एंड ईयर्स समझे जाते हैं, यानी ट्रंप के करीब तरीन मुशावरीन में से हैं, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस के हवाले से, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के हवाले से ट्रंप उनकी बात को बहुत तवज्जो से सुनते भी हैं और बहुत अहमियत भी देते हैं। बल्कि जब लिंडसे ग्राहम अपनी री इलेक्शन कैंपेन का उन्होंने ऐलान किया छठी टर्म के लिए बतौर सेनेटर, तो ट्रंप ने उनको एंडोर्स किया, तो ये ट्रंप के बहुत करीब है। हालिया दिनों में हमने देखा कि ग्राहम ने जो अमेरिकी सेनेट है वहां पर एक हियरिंग भी की, और वहां पर पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने बहुत मनफी बयान दिया कि मैं पाकिस्तान पर कोई एतमाद नहीं करता, पाकिस्तान जो है वो दोगली पॉलिसी से चलाता है। और फिर आज फॉक्स न्यूज, अब याद रखिए कि फॉक्स न्यूज भी वो न्यूज चैनल है जिसको सदर ट्रंप रोजाना की बुनियाद पर देखते हैं, बल्कि लोग कहते हैं कि सदर ट्रंप अपना ज्यादा वक्त जो कि टीवी के सामने गुजारते हैं तो वो फॉक्स न्यूज ही को देखते हैं। कई मरतबा देखा है कि सदर ट्रंप उसके लाइव प्रोग्राम्स में कॉल करके उसमें शामिल हो जाते हैं। आज इसकी वेबसाइट पर, यानी फॉक्स न्यूज की वेबसाइट पर, मॉर्गन फिलिप्स नामी जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन अफेयर्स की रिपोर्टर है, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट है उनकी, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है। मेरा ख्याल है कि काफी ज्यादा नेगेटिव है, पाकिस्तान के खिलाफ है। उसकी हेडलाइन क्या है वो खुद बता देती है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान अमेरिकाज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एलाई एंड व्हाई ट्रंप इज बैटिंग ऑन इट अगेन। फिर साथ लिंडसे ग्राहम सेज ही डजंट ट्रस्ट पाकिस्तान एज फार एज आई कैन थ्रो देम व्हाइल ट्रंप कॉल्स देम ग्रेट। ये वो चैनल पर, उस न्यूज चैनल या उस न्यूज चैनल की वेबसाइट पर ये आर्टिकल छप रहा है जिसको सदर ट्रंप बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं और मालूमात उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। अब इस आर्टिकल में लिखा क्या है? काफी लंबा चौड़ा आर्टिकल है। उसमें लिखे हैं कि जो पाकिस्तान को ओवरऑल तो देखिए वेस्टर्न मीडिया में बहुत अच्छी कवरेज मिली है, पाकिस्तान के रोल को बहुत ज्यादा सराहा गया है। पाकिस्तान के ऐसे ममालिक जिनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात इतने अच्छे ना भी हों, वो भी पाकिस्तान के एक मुस्बत किरदार के मोतरफ हैं। पाकिस्तान की सियासी और मिलिट्री क़यादत दोनों के किरदार के मोतरफ हैं, तारीफें हैं। लेकिन इस आर्टिकल में काफी ज्यादा नेगेटिवली पाकिस्तान को पोर्ट्रे किया गया है, और उसमें कहा गया है कि जो सदर ट्रंप हैं इन्होंने उस पाकिस्तान के साथ अपनी पेंगें बढ़ाई हैं और अपना ज्यादा यानी इन्हिसार बढ़ाया है जिसके ऊपर अमेरिका ने कभी एतमाद किया ही नहीं। बल्कि इस आर्टिकल में इस हद तक कहा गया है कि इस वक्त भी वॉशिंगटन में पाकिस्तान के सवाल पर बहुत ज्यादा तकसीम है, यानी सदर ट्रंप की इंतजामिया में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो पाकिस्तान की सालिसी से खुश नहीं है। ये आर्टिकल कह रहा है, और कहते हैं कि पाकिस्तान की मुखालिफ कुव्वतें इस वक्त काफी सरगर्म हैं। ये इस आर्टिकल में नहीं, लेकिन इस आर्टिकल से जो जाहिर हो रहा है वो यही है। और फिर वो कहते हैं कि जो डिकेड्स ऑफ मिसट्रस्ट है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, जो आज भी है, उसके बावजूद ट्रंप का पाकिस्तान के ऊपर एतमाद करना जो है ये एक अनहोनी सी बात है। और फिर साथ उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी जिक्र किया कि वो एक सेंट्रल कम्युनिकेशन चैनल के तौर पर उभरे और ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल भी बने। लेकिन इस आर्टिकल में फिर लिंडसे ग्राहम को काफी प्रोमिनेंटली पेश किया गया है कि जिसमें कहा गया है कि लिंडसे ग्राहम ट्रंप को, या जो ट्रंप हुकूमत है उसको मशवरा दे रहे हैं कि पाकिस्तान पर एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि लिंडसे ग्राहम का दावा है, और ये दावा गुज़श्ता दिनों सामने आया भी था, जिसमें उनका कहना था कि पाकिस्तान ने नूर खान एयरबेस और दूसरी एयरबेसिस पर ईरानी जो एयरफोर्स के तैयारे हैं उनको रखा हुआ है।
ان کو پناہ دی ہوئی ہے بیسیکلی. لیکن پاکستان نے اس کو ڈینائی کیا. اور ساتھ پھر اطلاعات یہ بھی تھی کہ کچھ طیارے ان کی جو ایئر لائن ہے، ایک پرائیویٹ ایئر لائن ہے، اس کے طیارے افغانستان بھی بھیجے گئے. طالبان حکومت نے بھی اس کو ڈینائی کیا. لیکن اس آرٹیکل میں اس بات کا ذکر ہے کہ مسلسل لنڈسے گراہم جو ہے وہ پاکستان کے خلاف بیانیاں بڑھا رہے ہیں. یہ وہ لنڈسے گراہم ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ سخت گیر موقف کے حامل ہیں. ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی موجودہ قیادت ایران کے زیادہ قریب ہے. ان کا خیال ہے کہ پاکستان کی موجودہ قیادت پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اور ان کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان کو اس پورے جو سسٹم، یہ جو اس وقت جو پروسیس چل رہا ہے، اس سے باہر نکالنا چاہیے. اب پاکستان کے اوپر جو کرٹیسزم جو لوگ کر رہے ہیں، لنڈسے گراہم وہ شخصیت ہیں جو صدر ٹرمپ کے بہت زیادہ قریب ہے، جیسے میں نے عرض کیا. یہ اسرائیل کی بھی بہت زیادہ قریب ہے، بلکہ یہ بنجامن نیتن یاہو کے ذاتی دوستوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہ ایران جنگ کے بہت بڑے حامی بھی ہیں. اور اگر یہ بول رہے ہیں، ساتھ ہی اسرائیل بھی بول چکا ہے. اسرائیل ایک سے زیادہ مرتبہ پاکستان کے اوپر انگلیاں اٹھا چکا ہے. تو گویا پاکستان کے حوالے سے واشنگٹن میں ایک بیانیہ ابھر رہا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت کوئی ڈومیننٹ بیانیہ ہے، لیکن میری یہ رائے ہے کہ جب بھی امریکہ میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ اسی قسم کے آرٹیکلز ہوتے ہیں. ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. ایک پولیٹیشین آتا ہے، وہ ایک پھلجڑی چھوڑتا ہے، چاہے وہ سچی ہو یا جھوٹی ہو، اور اس کے بعد پھر اس پر ایک بحث شروع ہو جاتی ہے. تو جو پھلجڑی تھی وہ تو چھوڑی سینیٹر لنڈسے گراہم نے، لیکن اس کے اوپر اب بحث شروع ہو چکی ہے. لمبا چوڑا آرٹیکل چھپ رہا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ پاکستان اس پورے معاملے میں اپنا انٹرنیشنل امیج بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس میں یقیناً اس کو کچھ فائدہ بھی اب مل رہا ہے. لیکن اگین وہ کہتے ہیں کہ واشنگٹن میں ڈویژنز ہیں. کیا یہ ان ڈویژنز کی وجہ ہے کہ پاکستان کو اب ثالثی کا وہ کردار نہیں مل رہا، بلکہ اب قطر میں سب کچھ ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے، ایرانی وفد قطر چلا گیا، پاکستان نہیں آیا. پاکستان کی جانب سے سفارتکاری تقریباً رک گئی. پاکستان کے وزیر اعظم تو ایرانی قیادت کے ساتھ رابطے میں ہے، ویسے بھی پوری قیادت رابطے میں ہے، لیکن جہاں تک ثالثی کا سوال ہے وہاں پر لگتا ہے کہ پاکستان کو شاید تھوڑا تھوڑا سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. اگر یہ سچ ہے تو یاد رکھیے کہ یہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات، جو کہ اس وقت میں کئی مرتبہ اس بات پر یعنی اپنا کامنٹ دے چکا ہوں کہ یہ صرف اور صرف بہت زیادہ پتلی برف پر کھڑے ہیں، یعنی دے آر آن تھن آئس. یہ کسی بھی وقت ٹوٹ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی بنیاد کچھ بھی نہیں ہے. اس کی بنیاد صرف وہ ہے جو کہ ہم ان کے کام آ رہے ہیں. وہ ہمارے کام کہاں آ رہے ہیں یہ تو کسی کو بھی نہیں معلوم. میں اس پر ذکر بھی کر چکا ہوں کہ بات پانی کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو، ماں سوائے قرضوں کے، IMF کے قرضوں کے، اور کچھ نہیں مل رہا پاکستان کو. تو یہ ایک میرے خیال میں ایک ریڈ فلیگز آہستہ آہستہ کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اور پاکستان کو یقیناً اس کا خیال بھی ہوگا، اور پاکستان اس پر سوچ بھی رہا ہوگا. تو یہ یقیناً پاکستان کے لیے کوئی زیادہ اچھی خبر نہیں ہے. اب چلتے ہیں آج کے ایک اور اہم موضوع کی جانب، اور وہ بھارت سے ہے. بھارت میں ایک بہت اہم خبر آج ان کا ایک میگزین ہے، دا پرنٹ کے نام سے، بہت اچھا میگزین ہے ان کا اور ویب سائٹ ہے. وہاں پر ایک آرٹیکل چھپا ہے جو کہ بھارت کے جو ایروناٹیکل ڈیولپمنٹ ایجنسی ہے اس کے حوالے سے چھاپا گیا ہے. اور اس میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے اپنا 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ جو وہ مقامی طور پر تیار کرنا چاہتا ہے، جس کو انہوں نے ایڈوانسڈ میڈیم کامبیٹ ایئر کرافٹ یا ایمکا کا نام دیا ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے انہوں نے ایک بالکل نیا راستہ اپنایا ہے. یعنی اس سے پہلے تو چاہے تیجاس ہو یا ان کے ہیلی کاپٹرز ہوں، سب کچھ ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ میں ہوتا تھا. لیکن اب اس نئی پالیسی کے تحت بھارتی حکومت سرکاری شعبے میں جہاز بنانے کی طرف مائل نظر نہیں آ رہی. جو انہوں نے آج ریکویسٹ فار پروپوزلز دی ہے، اور اس میں انہوں نے 3 کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کیا ہے، وہ تمام کی تمام پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتی ہیں. اس میں ہندوستان ایروناٹکس کو شامل ہی نہیں کیا گیا. یعنی چونکہ جو تیجاس کا پروجیکٹ ہے وہ بہت زیادہ مسئلے میں رہا ہے، اس پر بھارت کی حکومت نے ارب ہا ڈالرز خرچ کیے، لیکن ابھی تک جو جہاز ہے اس کی پرفارمنس بقول بھارتی ایئر فورس کے چیف کے بالکل یعنی ٹھیک نہیں ہے. جہاز ان کے کریش بھی ہو رہے ہیں، اور ان کی ریلائبلٹی اور ایئر وردینس کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اور وہ ان کی اپنی ایئر فورس سے اٹھائے جا رہے ہیں. تو یہاں پر جن 3 کمپنیوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے اس ایم کا نامی جہاز کو ڈیولپ کرنے کے لیے، ان میں ایک تو ٹاٹا گروپ ہے، دوسرا بھارت فورج ایک کنسورشیم ہے جس میں DPSU BEML اور دوسری پرائیویٹ فرمز ڈیٹا پیٹرنز وغیرہ شامل ہیں، اور ایک اور کنسورشیم ہے جس کی جو سربراہی ہے وہ L&T جو ہے وہ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ DPSU بھارت الیکٹرانکس لمیٹڈ اور کچھ اور دوسرے پرائیویٹ کمپنیز شامل ہیں. تو ٹوٹل 3 کمپنیاں ہیں جن کو شارٹ لسٹ کیا گیا ہے. اب ان کو جو TORs دیے جا رہے ہیں یا ٹرمز آف ریفرنس دیے جا رہے ہیں وہ بہت زیادہ اہم ہیں. اس میں ایک تو یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اس کا جو پروٹوٹائپ ہے، یعنی پہلے جہاز کی بھارت پہ بنا ہوا مکمل طور پر تیار کیا گیا جہاز آئندہ 30 ماہ میں
तैयार होना चाहिए। ये एक टारगेट है। दूसरा, ये कंपनी जो ये बनाएगी, ये मुकम्मल तौर पर भारतीय ओन्ड होगी, यानी इसका सीईओ या इसकी क़यादत में कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसकी शहरियत इंडिया के अलावा किसी और मुल्क की हो, उसको वहां पर रखा ही नहीं जाएगा। और तीसरा, इसमें किसी भी मुल्क को स्टेक्स नहीं दिए जाएंगे, ये टोटली इंडिया ओन्ड और इंडिया रन ऑर्गेनाइजेशन होगी। और फिर साथ ये कि ये जो जिन कंपनियों को शॉर्ट लिस्ट किया है, उनमें टाटा ग्रुप जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग इसलिए भी है कि वो इस वक्त भी C295 जो मीडियम रेंज ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जो कि बुनियादी तौर पर एयरबस बनाती है, उनके साथ पार्टनरशिप है इस वक्त। टाटा ग्रुप ये बना रहा है, भारत में बना रहे हैं इन तैयारों को, जो कि ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं। और अगर इनको ये मिलता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो यकीनन शायद टाटा ग्रुप इस पोजीशन में हो कि वो काफी कुछ बना सके। ऑलरेडी जो शॉर्ट लिस्टेड कंपनियां हैं, ये तमाम की तमाम दुनिया की मुख्तलिफ तैयारा साज कंपनियों के लिए पुर्जाजात बनाती हैं, तो दे आर नॉट न्यू टू दिस बिजनेस। तो एक तो ये बहुत ज्यादा अहम नुक्ता है इसका। दूसरा ये है कि जो 5 प्रोटोटाइप्स इसके बनेंगे और ये 2031 तक जो है ये 5 के 5 तैयार होंगे और रोल आउट होंगे, यानी प्रवास के लिए तैयार होंगे। जबकि पहला प्रोटोटाइप जो है वो 2029 तक जो है ये तैयार होगा। इस तैयारे में अमेरिकी GE-F414 नामी इंजन जो है वो इस्तेमाल होगा। और इंडियन एयरफोर्स का प्रोग्राम है कि वो 2035 में इन तैयारों की इंडक्शन शुरू कर देगी। ये भारत की जानिब से मेरे ख्याल में बहुत बड़ा कदम है। इसके बाद भारत में 2 बड़ी तैयारा साज कंपनियां सामने आ जाएंगी। एक तो ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, और दूसरी फिर ये नई कंपनी जो बनाई जा रही है ये होगी, और दोनों फाइटर जेट्स बनाएंगे। तो ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। अगर हम तेजास की तारीख को देखें तो उसमें तो कई दिहाइयां लग गई और उसके बाद फिर उसकी पहली परवाज हुई थी। यहाँ पर सिर्फ 30 महीनों का अरसा दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या भारत ये कर पाता है, और अगर ये कर पाता है तो यकीनन ये इस खित्ते में जो ताकत का जो तवाजुन है वो भारत के हक में बहुत ज्यादा हो जाएगा, स्पेशली एयरफोर्स के हवाले से। वैसे भी भारत इस खित्ते की सबसे बड़ी फौजी कुव्वत है, लेकिन इससे इसकी फौजी कुव्वत में मजीद इजाफा होगा। जबकि तैयारों ही की बात हो रही है तो कनाडा से एक बहुत ज्यादा अहम खबर सामने आई है। कनाडा जो कि हमेशा, यानी कनाडा जितने पैसे खर्च करता था अपने दिफा पर, तो कोई इसका $1 में से 70 सेंट्स वो अमेरिका में इस्तेमाल करते थे, यानी अमेरिकी असला खरीदते थे। लेकिन जब से अमेरिका और कनाडा के दरमियान ताल्लुकात में बिगाड़ आया है, तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, उन्होंने ऐलान किया कि हम अब अमेरिका अपने डॉलर नहीं भेजेंगे असलहे के लिए, बल्कि अब हम दुनिया के दूसरे ममालिक से असला खरीदेंगे। आज इत्तला यह है कि कनाडा ने ऐलान किया है कि वो साब जो कि एक स्वीडिश कंपनी है, उनके ग्लोबल आई मिलिट्री सर्वेलेंस सिस्टम जो है, एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदेंगे। ये तैयारे कुछ वहाँ, यानी साब की फैक्ट्रीज जो कि स्वीडन में वहाँ बनाए जाएंगे और कुछ कनाडा में तैयार किए जाएंगे। और जो साब का जो ये तैयारा है ग्लोबल आई, इसके अंदर जो तैयारा है बुनियादी तौर पर बनता कनाडा ही में है, लेकिन जो बाकी बॉम्बार्डियर कंपनी बनाती है, लेकिन जो उसके ऊपर सिस्टम्स लगे हुए हैं, टेक्नोलॉजी है, वो सारी पर स्वीडिश है, तैयारा कैनेडियन है। तो इसलिए इसको जॉइंटली बनाकर पेश किया जाएगा और कनाडा इसको इस्तेमाल करेगा। यहाँ पर जो कनाडा जिन तैयारों को कंसिडर कर रहा था, उनमें बोइंग के भी सर्वेलेंस सिस्टम वाले तैयारे थे, लेकिन कनाडा ने उनको मुस्तरद कर दिया। बहुत बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है, और मेरा ख्याल है कि इससे शायद अमेरिका बहुत ज्यादा खुश नहीं होगा। और ये एक मरतबा फिर एक बात को जाहिर करता है कि कनाडा अमेरिका से दूर होता चला जा रहा है। इस वक्त भी कनाडा ने पैसे तो ऑर्डर किए हुए, कोई 80 F-35 तैयारे अमेरिका से खरीदने का, मेरा ख्याल है 16 या 18 उनको मिल भी चुके हैं। लेकिन अब कैनेडियन हुकूमत इस बात पर भी गौर कर रही है कि उनको ये ऑर्डर कैंसिल कर देने चाहिए और ग्रेपिन जो कि एक और स्वीडिश लड़ाका तैयारा है वो खरीदें, क्योंकि जो ग्रेपिन की कंपनी है उसने उनको ऑफर किया है कि हम ये तैयारे कनाडा में बना सकते हैं और आपके साथ मिलकर इनको दुनिया पर बेच सकते हैं, तो दोनों मिलकर से फायदा उठा सकते हैं। अगर स्वीडिश तैयारे कनाडा में बनना शुरू हो गए और अगर ये दोनों ममालिक इंटरनेशनल लेवल पर इन तैयारों को मार्केट करने लगे, तो ये तो अमेरिका के बिल्कुल यानी पड़ोस में इसका एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर आ जाएगा। क्या इसका असर अमेरिका और कनाडा पर मजीद मनफी होगा? मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा होगा। और आप भी इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जाने से पहले आपसे एक मरतबा दरखास्त कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।